Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Noteworthy. Science NCERT Class 8 Chapter 1 Crop Production and Management Part 2. Part 1 में we have completed up to third topic, that is adding manure and fertilizers. Our next topic is irrigation, that is the fourth topic. So first of all, let us learn about what is irrigation. The supply of water to crops at different intervals is called irrigation. Different intervals पे एक क्रॉप को पानी प्रोवाइड करते रहना इरिगेशन कहलाता है. अब इरिगेशन को हम 3 सब टॉपिक्स के अंडर में कवर करेंगे. सबसे पहला जो टॉपिक है वो सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी पानी आता कहाँ से है जो हम पौधों को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. सेकंड है मेथड्स ऑफ इरिगेशन, किस किस मेथड से हम उस पानी को क्रॉप्स तक पहुंचाते हैं. और थर्ड है हमारा इस इरिगेशन वाले टॉपिक में सब टॉपिक कि हाउ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लांट, पानी इतना क्यों ज़रूरी है प्लांट्स के लिए. ओके. सो फर्स्ट हमारा सब टॉपिक है सोर्स ऑफ इरिगेशन. हमारे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हैं. ठीक है. वो है हमारा वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स. ये हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर है जहाँ से हम वाटर ले करके अपने पौधों तक, अपने खेतों तक पहुँचाते हैं. ठीक है. टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम, एक पौधे को कितनी इंटरवल पर पानी हमें देना है, यानी कि उसकी सिंचाई जो है इरिगेशन कितने कितने इंटरवल्स पर होना चाहिए, ये डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप. ठीक है. हर एक क्रॉप को ज़रूरी नहीं कि 15-15 दिन पे ही पानी दिया जाए, ये भी ज़रूरी नहीं कि 1-1 महीने पे दिया जाए. समटाइम्स किसी एक क्रॉप को बहुत फ्रिक्वेंटली ज़रूरत होती है कि हर 2 दिन में हमें उसे पानी देना है. किसी किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. एक बार जब हम बीज लगा देते हैं तो बहुत रेयरली उस क्रॉप को पानी चाहिए होता है, तो ज़बरदस्ती हम उसे पानी नहीं दे सकते. तो ये क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है कि किस क्रॉप को कितना पानी चाहिए और किस क्रॉप को कितना. सेकेंड, ये डिपेंड करता है सॉइल टू सॉइल. हमने पहले वाले टॉपिक्स में एक जगह पढ़ा था कि कुछ कुछ जो सॉइल होते हैं, मिट्टी होती है, वो काफ़ी ड्राई होती है और बीज लगाने से पहले, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है ताकि जो मिट्टी हो सके वो गीली हो जाए, और गीली होने के बाद से जो उस मिट्टी में बीज लगाना काफ़ी आसान हो जाता है. और कहीं कहीं पे मिट्टी काफ़ी फर्टाइल होती है. ठीक है. तो ये सॉइल टू सॉइल भी डिपेंड करता है कि सॉइल अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो पानी भी फिर उस सॉइल में बहुत ज़्यादा लगेगा, और जहाँ फर्टाइल है, ज़्यादा सूखी मिट्टी नहीं है, तो वहाँ पर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर से ही वहाँ पर काम चल जाएगा. थर्ड, ये हमारा डिपेंड करता है सीज़न टू सीज़न. अब हमारे रेनी सीज़न में, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी, हमारा वैसे ही बारिश का पानी जो होता है वो खेतों तक पहुँच जाता है. समटाइम्स क्या होता है ना कि विंटर सीज़न में भी जो ओस की बूंदें होती हैं, वो ओस की बूंदें हमारे प्लांट्स पे, क्रॉप्स पे पड़ती हैं. ठीक है. वो हमारे सॉइल पर भी पड़ती हैं, और उससे भी क्या होता है कि पानी की जो कमी होती है वो ये ओस की बूंदें पूरी कर देती हैं. तो कभी कभी हमें विंटर्स में भी बहुत कम इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, पर सबसे ज़्यादा कब पड़ती है? ड्राई सीज़न, समर के सीज़न में. समर सीज़न में बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर वाई. समर में क्या होता है कि जो प्लांट्स को वाटर देने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. क्यों? तो इसका रीज़न ये है, ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स. समर में क्या होता है, क्रॉप्स पे से और हमारे ना सॉइल में से जो इवेपोरेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस इवेपोरेशन की वजह से हमारे क्रॉप से, हमारे सॉइल से जो पानी की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, ड्राई हो जाती है हमारी सॉइल. इसीलिए बहुत फ्रीक्वेंटली हमें पानी उन क्रॉप्स को, उन सॉइल्स को देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है. अब हमारा नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ इरिगेशन. कौन कौन से मेथड से हम पानी को खेतों तक पहुंचाते हैं. सोर्स हमने पढ़ लिया था कि ये हमारे सोर्सेज हैं, कौन से सीज़न में कितना पानी पहुंचाना होता है. सॉइल टू सॉइल भी डिपेंड करता है, कौन से क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए, कौन से क्रॉप्स को कम पानी चाहिए, ये भी डिपेंड करता है. अब नेक्स्ट है हमारा मेथड. तो इरिगेशन का पहला मेथड जो है वो है ट्रेडिशनल मेथड.
और सेकंड है वो हमारा मॉडर्न मेथड। अब सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड के फ़ायदे या फिर नुकसान क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है, इसमें क्या गिवन है, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स। जो वाटर हमारा वेल्स में अवेलेबल है, लेक्स में और कैनल्स में, उन्हीं वाटर को इज़ लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द फील्ड। इन्हीं पानी को जो वेल्स, लेक्स और कैनल्स में अवेलेबल हैं, इन्हीं को ऊपर लाया जाता है और इन्हीं को डिफरेंट मेथड से अपने फील्ड्स तक पहुंचाया जाता है। और यही जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिन मेथड से उन पानी को पहुंचाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब ये मेथड भी डिपेंड करते हैं हर रीजन में अलग अलग तरीके से। ये चार यहाँ पर आपको जो बुक में दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल दिए गए हैं, पर इससे भी कई ज़्यादा हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में, पर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये मेन 4 दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, एक मोट है, ठीक है, एक चेन पंप वाला मेथड होता है ट्रेडिशनल मेथड में, एक ढेकली कहते हैं आई गेस, एक है राहत, ठीक है। तो ये 4 मेथड है जो कि हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन में आते हैं। कैटल एंड ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। इन मेथड्स में क्या होता है कि ह्यूमन या फिर कैटल को एज अ लेबर के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन कंपैरिजन टू मॉडर्न मेथड, ठीक है, थोड़ा लेस एफिशिएंट है। नेक्स्ट हमारा इसमें दे रखा है कि इस जो हमारे सोर्सेज हैं, मान लीजिए कि वेल से हम पानी निकालते हैं, तो इस वेल से पानी निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं एक पंप, ठीक है। इस पंप से हम इस वेल से पानी ऊपर की तरफ निकालते हैं, ठीक है। इस पंप को हम चलाते कैसे हैं, ये किसकी मदद से, तो वो डीजल की मदद से, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर एनर्जी की मदद से इस चीज़ को रन किया जाता है, ठीक है, चलाया जाता है, वो यहाँ पर गिवन है। हमने ट्रेडिशनल मेथड में 4 एग्जाम्पल्स देख लिए, ठीक है। इस 4 एग्जाम्पल्स के बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम्स बुक में गिवन है, आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली, बट मैंने एक एक लाइन इन सभी मेथड्स के बारे में नोट्स में गिवन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न मेथड। अब हम मॉडर्न मेथड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। Modern method focus on efficient water usage and include techniques like sprinkler, drip and micro spray system. Modern method जो है वो हमारा efficient है in comparison to traditional method, ठीक है। इसमें जो वाटर का उपयोग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए, वो ये मेथड है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, स्प्रिंकलर मेथड, ड्रिप मेथड, ठीक है, माइक्रो स्प्रे सिस्टम। पर मेन जो 2 हम टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं वो है हमारा स्प्रिंकलर मेथड और एक ड्रिप सिस्टम मेथड। मॉडर्न मेथड एम्स टू मिनिमाइज वाटर वेस्ट, हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें वाटर वेस्टेज बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। और सेकंड क्या है, हेल्प्स टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, ठीक है। हमने ट्रेडिशनल मेथड में देखा था कि यहाँ पर गिवन है कि ह्यूमंस को और कैटल्स को लेबर की तरह यूज़ किया जाता है इन मेथड्स को रन करने के लिए, ठीक है, इन मेथड से पानी फील्ड तक पहुँचाने के लिए। बट इसमें क्या होता है, यही ह्यूमंस और लेबर्स की जगह इस चीज़ को इकोनॉमिकली, यानी किसी न किसी मशीन की मदद से, किसी और तरीके की मदद से इसे चलाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर नाम दिया गया है, इकोनॉमिकली इस चीज़ को रन किया जाता है। तो आ गया हमारा एग्जांपल स्प्रिंकलर और एक आ गया ड्रिप सिस्टम। इसी को अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला है हमारा ड्रिप सिस्टम के बारे में। अब इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए आप यहाँ पर इस डायग्राम को भी ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर गिवन है कि द परपेंडिकुलर पाइप्स, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर स्प्रिंकलर मेथड में कौन सा है, ये जो है ये हमारा परपेंडिकुलर पाइप है, ठीक है, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स।
अब यहाँ पर जब हम यहाँ टॉप पर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो नोज़ल लगा हुआ है ये रोटेटिंग नोज़ल है, यानी कि वो ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, राउंड। आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट द रेगुलर इंटरवल्स। और ये जो परपेंडिकुलर पाइप्स हैं वो एक मेन पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल पर, मतलब एक डिस्टेंस पे एक दूसरे से ये परपेंडिकुलर पाइप्स मेन पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। When water is allowed to flow through the main pipe, जब मेन पाइप से यहाँ से वाटर को फ्लो करने दिया जाता है अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, प्रेशर दे करके पंप की मदद से, तो क्या होता है, इट escape फ्रॉम दी रोटेटिंग नोजल्स। जब यहाँ से पानी पंप की मदद से प्रेशर दे करके छोड़ा जाता है तो मेन पाइपलाइन से होते हुए, ये जो परपेंडिकुलर पाइप से होते हुए ये नोजल्स के थ्रू यहाँ से ये स्प्रिंकल होना शुरू हो जाता है, और ये जो रोटेटिंग नोज़ल है वो घूमता रहता है और उसी में से पानी क्या होता है, ऊपर की तरफ स्प्रिंकल होता रहता है। और जब स्प्रिंकल होता है तो आसपास का ये जितना एरिया है वहाँ पर ये पानी बहुत ही आराम से पहुँच जाता है। सो इस मेथड में ये चीज़ बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंकलर मेथड। तो क्या है, मोर यूजफुल ऑन दी uneven land where sufficient water is not available। अब मान लीजिए कहीं पर uneven land है, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पे थोड़ा नीचे गड्ढा टाइप है, फिर थोड़ा सा ऊंचा है, मतलब uneven land है, पूरा लेवल लैंड नहीं है, और जहाँ पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, मौजूदगी जो है वो बहुत कम है या फिर ज़्यादा नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो वहाँ के लिए ये वाला जो मेथड है स्प्रिंकलर मेथड वो काफ़ी हेल्पफुल है। अब हेल्पफुल कैसे है वो आपने इस मेथड से कि कैसे रन करता है उसे आपको अंदाज़ा लग गया होगा। सेकंड इसका एडवांटेज ये है, यूज़फुल फॉर सैंडी सॉइल। ये सैंडी सॉइल के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अब हमारा सेकंड वाला जो मेथड आता है वो आता है ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम में भी एक्सप्लेन करते समय आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ड्रिप सिस्टम में क्या बताया गया है, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। यानी कि आप रूट्स वाली पोजीशन देख रहे हैं हर प्लांट के रूट के पास में, यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होता है, पानी क्रॉप के पास में जाता है, अपने प्लांट्स के पास में ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसीलिए इस चीज़ को ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि इसमें परपेंडिकुलर पाइप से रोटेटिंग नोजल्स लगे हुए थे, यहीं डिफरेंट इंटरवल्स पे यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से पानी निकलता है। ये इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया या फिर इस तरीके से इस चीज़ को बनाया गया है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज़। ये बहुत ही अच्छा मेथड है अगर हम फ्रूट प्लांट्स को, ठीक है, गार्डन्स में या फिर ट्रीज़ को अगर पानी देना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा टेक्निक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें क्या होता है, पानी बिल्कुल भी बेकार नहीं जाता। नेक्स्ट इसका एडवांटेज ये है, इट इज़ अ बून इन इरिगेशन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है वहाँ के लिए जहाँ पर वाटर की मौजूदगी काफ़ी शॉर्टेज में है, ठीक है, ज़्यादा पानी जहाँ पर अवेलेबल नहीं है वहाँ पर ये बून साबित होता है, मतलब बहुत ही अच्छा साबित होता है, ठीक है। अब हमारा थर्ड सब टॉपिक इरिगेशन का ये है कि हाउ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लांट्स, ठीक है, कैसे हमारा वाटर जो है वो प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम वो पढ़ने वाले हैं। Water is important for proper growth and development of flowers, fruits and seeds of plants। एक वाटर जो होता है वो हमारे क्रॉप के लिए, हमारे फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स ऑफ अ प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर इज़ अब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट अलॉन्ग विद मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स। वाटर हमारा प्लांट जो हमारा एक प्लांट जो होता है वो वाटर के साथ साथ, ठीक है, मिनरल्स और फर्टिलाइज़र्स भी अब्जॉर्व करता है। और कहाँ से करता है, रूट्स के थ्रू। मान लीजिए ये हमारा क्रॉप है, हमारा प्लांट है, ठीक है। अब ये पानी कहाँ से ऑब्जर्व करता है, तो वो करता है रूट्स के थ्रू, ठीक है।
और रूट्स के थ्रू ना सिर्फ वो पानी अब्जॉर्व करता है बल्कि साथ ही साथ वो मिनरल्स और फर्टिलाइज़र्स को भी अब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। और क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है इसी रूट्स के थ्रू पूरे प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। तो वाटर इसलिए अब हमें पता चला कि कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ वाटर ही प्लांट तक नहीं जाता बट कि वाटर के साथ साथ मिनरल्स, फर्टिलाइज़र्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें प्लांट की पूरी बॉडी में पहुंचता है। प्लांट्स कंटेन और वी कैन से plants are made up of 90% water। प्लांट जो है वो 90% क्या चीज़ से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है। तो इतनी जो पानी की अवेलेबिलिटी है एक प्लांट में 90%, वो तो बनी रहनी चाहिए, तभी जा कर के एक जो प्लांट है वो हेल्दी रह सकता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डजंट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। एक जब हम सीड को लगाते हैं, ठीक है, एक सॉइल में, एक ज़मीन में, तो उसकी जर्मिनेशन के लिए यानी कि उसको फूटने के लिए, आगे एक क्रॉप बनने के लिए, उसको बड़ा होने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि एक जर्मिनेशन, जो सीड की जर्मिनेशन होती है वो कभी भी ना ड्राई कंडीशन में हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसीलिए वाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। वाटर जो होता है ना क्रॉप को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, फ्रोस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी से, और सेकंड है हॉट एयर करंट से भी उस चीज़ को बचाता है क्रॉप्स को। वाटर मेंटेन्स द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। वाटर क्या करता है, सॉइल का जो मॉइस्चर है वो बचा करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। ये हुआ हमारा इरिगेशन के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब इस 5th टॉपिक को हम कितने हेडिंग्स के अंडर पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 3 हेडिंग्स के अंडर में, ठीक है। पहला है हमारा वीडिंग, मेथड्स ऑफ वीडिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि वीड्स होता क्या है, किन से हमें अपने क्रॉप्स को बचाने की ज़रूरत है। वीड्स होते हैं अनडिज़ायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। क्या होता है कि कभी कभी जो क्रॉप हम लगाते हैं ना उनके साथ में अनडिज़ायरेबल प्लांट्स भी उगना शुरू हो जाते हैं, और वो अनडिज़ायरेबल जो होते हैं ना, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, जो कि कभी कभी पॉइजनस भी होते हैं, तो उन्हीं को हम वीड्स कहते हैं, ठीक है। अब वीडिंग क्या होता है, द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। अब उन अच्छे प्लांट्स के साथ जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, उन अनवांटेड प्लांट्स को वहाँ से उखाड़ के फेंक देना, उसको हम क्या कहते हैं, वीडिंग। अब मेथड्स ऑफ वीडिंग क्या है, किन किन तरीक़ों से ये वीडिंग की जा सकती है, वो रिमूव कैसे किया जा सकता है अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को। तो पहला है टिलिंग बिफोर सोइंग, टिलिंग करना, ठीक है, सोइंग से पहले। एक मैनुअल रिमूवल यानी कि हाथ से होता है। वीडीसाइड्स होता है यानी कि पेस्टिसाइड्स की तरह वो एक केमिकल होता है जो कि उन खेतों में डाला जाता है, ठीक है। एक एक करके हमें इन तीनों मेथड्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा है टिलिंग बिफोर सोइंग। बीज लगाने से पहले क्या होता है कि खेत की जुताई होती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो खेत से निकल के वापस ना मिट्टी में ही मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग दी वीड्स। सो टिलिंग से क्या होता है, जुताई जो होती है उससे क्या होता है कि वो अपरूट यानी कि जड़ से उखड़ जाते हैं, उखड़ के वापस वो मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा मैनुअल रिमूवल। मैनुअल में क्या होगा, हाथ से ही होगा, राइट। फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें क्या होता है कि हमने बीज लगा दिया है, वो क्रॉप बन करके आ भी गया, एक प्लांट बन चुका है, अब उसके साथ में अनडिज़ायरेबल वो प्लांट्स आ रहे हैं, तो टाइम टू टाइम एक खुरपी की मदद से या फिर कभी कभी हम हाथों की मदद से भी उन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को उखाड़ लेते हैं, या फिर बहुत क्लोज टू देयर रूट से उसे ना काट लेते हैं, ठीक है। और ये टाइम टू टाइम, एक जैसे इरिगेशन एक पर्टिकुलर इंटरवल पे दिया जाता था किसी भी प्लांट को, क्रॉप को, सेम उसी प्रकार से वीडिंग भी एक डिफरेंट इंटरवल्स पे
जब उसे मैनुअल मेथड से किया जाता है तो एक डिफरेंट इंटरवल्स पे ज़रूरी होता है। अब मैनुअल को करने के लिए हम तो हाथ से भी कर सकते हैं, पर जो पर्टिकुलरली जो टूल से किया जाता है उसमें दो तरह के टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। या तो आप खुरपी की मदद से कर सकते हैं या फिर एक सीड ड्रिल की मदद से भी आप वीडिंग कर सकते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग और जो मैनुअल रिमूवल वाला जो मेथड है, इसमें क्या है ना कि जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम कब उखाड़ सकते हैं, कब हमें पता चलेगा कि अब टाइम हो गया है इन वीड्स को हम अपने क्रॉप से अलग कर दें। तो जब तक उसमें ना फ्लावर नहीं जब अगर उसमें फ्लावर आ जाता है तो वो डेंजरस हो जाता है। तो इसीलिए ना अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में फ्लावर आने का वेट नहीं करना चाहिए, उससे पहले उसे निकाल करके फेंक देना चाहिए। बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। ओके, लास्ट है हमारा वीडीसाइड्स मेथड। ठीक है, अ केमिकल लाइक 2,4-D। ठीक है, ये केमिकल है, एग्जाम्पल भी दिया गया है 2 या फिर 4D। वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद द वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रे इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर। वीडीसाइड को क्या किया जाता है, पानी में एक पर्टिकुलर मात्रा में मिला करके, ठीक है, और खेतों में उसे स्प्रे किया जाता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। और ये वीडीसाइड्स जो होते हैं हमारे मेन क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं, वो वीड्स को डैमेज करते हैं। स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। अब इसमें भी बेस्ट टाइम कब होता है वीड्स को रिमूव करने का, उसमें बेस्ट टाइम होता है कि बिफोर द फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। ठीक है, अगर वीड में जब तक फूल नहीं आए हैं, वीड्स नहीं आए, तब तक वो बेस्ट टाइम है कि उन्हें रिमूव कर दिया जाए। मी अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। क्या होता है कि जो वीडीसाइड होता है ना, वो हो सकता है क्रॉप को डैमेज ना करे, पर फार्मर्स की हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करता है वाइल स्प्रेइंग दोज वीडीसाइड्स। ओके, तो इसके लिए फार्मर्स को अपने प्रोटेक्शन के लिए शुड यूज़ दिस केमिकल केयरफुली। एक तो बहुत केयरफुली उन केमिकल्स को यूज़ करना चाहिए, और सेकंड क्या है, शुड कवर देयर नोज़ एंड माउथ विद द पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रे। और जब वो स्प्रे कर रहे होते हैं वो वीडीसाइड्स, तब उनके अपने नाक को और अपने मुंह को बहुत अच्छे तरह से एक कपड़े से कवर करके रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक गिवन था, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं कि वाई वीडिंग इज़ नेसेसरी। वीडिंग नेसेसरी क्यों होता है अनवांटेड प्लांट्स को अपने क्रॉप्स के पास से रिमूव करना। ठीक है, सिंस वीड्स compete with the crop plant for water, nutrient, space and light। क्या होता है ना कि जो हमारे क्रॉप्स जो हमने अपने फील्ड में लगाए हुए हैं, उन्हें हम क्या देते हैं, वाटर देते हैं, ठीक है, सनलाइट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है सॉइल से, ठीक है, एक स्पेस भी वो फील्ड में लेते हैं। अब क्या होगा कि इन्हीं के साथ जब अनवांटेड प्लांट्स भी अगर ग्रो कर रहे हैं तो उन्हें भी ग्रो करने के लिए तो सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, स्पेस चाहिए। तो क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी, वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस और ये जो लाइट जो है उसकी तो मात्रा लिमिटेड है, राइट। अब इस लिमिटेड चीज़ के लिए पहले एक ही था जिसे ये सब मिल रही थी, लेकिन जब एक कॉम्पिटिटर आ जाएगा तो ये चीज़ें बंटना शुरू हो जाएंगी, और इसकी वजह से जो हमारे क्रॉप की जो हेल्थ है वो हेल्थ सही नहीं रहेगी। इसी वजह से ये कंपटीशन ना बढ़े, इसीलिए हम इस वीड को क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ताकि हमारे इस क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, प्रॉपर उसकी ग्रोथ हो, ठीक है, वाटर प्रॉपर मिले, लाइट प्रॉपर मिले और अच्छे स्पेस में वो ग्रो करे। Thus they affect the growth of crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and humans। कभी कभी क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि अनडिज़ायरेबल प्लांट्स कभी कभी पॉइजनस भी होते हैं, और अगर इन्हें रिमूव ना किया जाए तो जब हम हार्वेस्टिंग के समय इसको जब हम यूज़ करेंगे और ये हार्वेस्ट हो गया हमारे क्रॉप के साथ में, तो ये हम जब खाएंगे तो ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अब पॉइजनस है, और उससे कभी कभी जान भी जा सकती है। ठीक है, इसीलिए इनको यहाँ से हटाना काफ़ी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग को अब हम एज अ हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे और थ्रेशिंग वाले टॉपिक में भी कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हार्वेस्टिंग क्या होता है, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग।
जब हमारा क्रॉप मैच्योर हो जाता है और जब हम उसे काटना शुरू करते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन बाय, हार्वेस्टिंग 2 तरीके से किया जाता है, मैनुअली बाय सिकल। सिकल एक इस तरीके से इसकी इमेज होती है, ठीक है, ऐसे इस सिकल की मदद से या तो काटा जाता है मैनुअली, ठीक है, या फिर बाय अ मशीन, एक मशीन के द्वारा इसे कट किया जाता है। तो जब हम सिकल से कट करते हैं तो कट क्लोज टू द ग्राउंड, जब सिकल की मदद से हम काटते हैं तो ग्राउंड के एकदम क्लोज वाली जड़ से हम उसे काटते हैं। मशीन से अगर काटते हैं तो वो पूरी जड़ से ही उसे उखाड़ लेता है मशीन क्रॉप को हमारे। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। एक सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में 3 से 4 महीने लगते हैं, तब उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। थ्रेशिंग क्या होता है? इन दी हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। अब क्या होता है, मान लीजिए कि ये हमारा एक क्रॉप है, ठीक है, अब इसमें ये हमारा बीज है, इस बीज पर कवर पड़ा हुआ है। अब इसी क्रॉप में तो हमारा ये बीज नहीं रहेगा, इस बीज को इस क्रॉप से अलग करना पड़ेगा, इसे शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस शाफ्ट से इस बीज को अलग करके ग्रेन्स को इकट्ठा करना, ठीक है, बहुत सारे शाफ्ट ऐसे हैं, ठीक है, इन सभी में बीज है, इन सभी में से बीज को अलग करके ये हमारे बीज हो गए। इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं, शाफ्ट से इन बीज को अलग करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, ठीक है। थ्रेशिंग कैन बी डन आइदर बाय मशीन या फिर मैनुअली। इसे भी हम या तो मैनुअली कर सकते हैं, मैनुअली जो करते हैं उसे विनोइंग कहते हैं, ठीक है, और मशीन से जो किया जाता है वो एक मशीन है जिसे कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर भी कहा जाता है, वो मशीन की मदद से होता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है स्टोरेज। स्टोरेज, it is if the crop grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. अब हमने ये पूरा प्रोसेस फॉलो कर लिया, ठीक है, हार्वेस्टिंग भी हो गई। अब क्या है, क्रॉप्स को हम आज के आज ही सारा यूज़ तो नहीं कर लेंगे, उसे हम स्टोर करके रखेंगे ताकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो हम उस ग्रेन्स को, वो अपने उस क्रॉप के सीड्स को हम यूज़ कर सकें, ठीक है। तो लंबे टाइम के लिए उस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए हमें उसको मॉइस्चर से बचा करके रखना पड़ेगा, उसमें इंसेक्ट्स ना लगे, रेट्स उसको खाए ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो बर्बाद ना हो, ठीक है, इन सब से बचा करके हमें उसकी स्टोरेज करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रेन्स टू बी प्रॉपरली ड्राइड अप इन द सन बिफोर स्टोरिंग देम। क्या होता है ना कि फार्मर्स ने जो ग्रेन स्टोर करते हैं लंबे समय के लिए, उन ग्रेन्स को क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से धूप से उन बीज को सुखा देते हैं और सुखाने के बाद उसको स्टोर किया जाता है। तो ये प्रोसेस क्यों फॉलो किया जाता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। दी फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। फ्रेश क्रॉप जो होता है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स या फिर सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है तो अगर बिना उस चीज़ को ना हम ड्राई किए, बिना सुखाए उस चीज़ को अगर स्टोर कर देंगे तो वो क्या हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है या फिर उस पर ऑर्गेनिजम्स अटैक कर देंगे, ठीक है, और वो बर्बाद हो जाएगा। लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, और उससे क्या होता है ना कि जब ऑर्गेनिजम्स अटैक कर देंगे या फिर अगर वो स्पॉइल हो जाएगा सीड, तो वो जर्मिनेशन कैपेसिटी आगे वो अपनी खो देगा। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture. तो सन में क्यों सुखाते हैं, ताकि उसका मॉइस्चर रिड्यूस हो सके। This prevent the attack by insects, pest, बैक्टीरिया एंड फंगाई। और जब हम उसको प्रॉपरली ड्राई करके जब स्टोर करते हैं तो मॉइस्चर उसका कम हो जाता है और वो बच जाता है इंसेक्ट्स के अटैक से, पेस्ट के अटैक से, बैक्टीरिया और फंगाई की अटैक से। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन, अब क्या चीज़ में फार्मर्स इन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, तो वो जूट बैग में करते हैं, मेटेलिक बैग में, या फिर सिलॉज एंड ग्रेनरीज में वो स्टोर करके रखते हैं। जूट बैग और मेटेलिक बैग्स जो होते हैं, ठीक है, या फिर सिलॉज और ग्रेनरीज, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट और माई। ड्राई तो किया गया है लेकिन इनको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए ना कुछ पर्टिकुलर केमिकल की ज़रूरत होती है, केमिकल ट्रीटमेंट की, ताकि ये लंबे समय तक हम इनको स्टोर कर सकें, इनको यूज़ करने के लिए।
तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट।